जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का न्यूज इंडिया में। और अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। और आप किस राज्य शहर से न्यूज को देख रहे हैं कमेंट में जरूर लिखें। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। जी हाँ, आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी नेता अतिशी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि एक टीवी चैनल ने एक सर्वे में पूछा कि क्या 2024 में केजरीवाल जी को मोदी जी के सामने चुनौती मानते हैं। 63% लोगों ने हाँ में जवाब दिया है। इस सर्वे आने के बाद मोदी जी की नींद उड़ गई। आज सुबह से बीजेपी केंद्रीय जाँच एजेंसियाँ फिर से एक्टिव हो गए। किसी तरह से केजरीवाल जी की बढ़ती लोकप्रियता को रोका जाए। सर्वे आने के बाद एजेंसी को बोला गया कि पुराने मामले निकालो। आप प्रवक्ता ने कहा कि एलजी को बोला गया कि केजरीवाल जी के मंत्रियों पर कुछ तो करो। जो बस खरीदी ही नहीं गई, टेंडर हुआ ही नहीं, तो उसमें करप्शन कैसे हो सकता है। उसी बौखलाहट में एलजी साहब ने गलत पर्चा उठा लिया। एलजी साहब, आप संवैधानिक पद पर बैठे हैं, कम से कम फाइल पढ़ना सीख लीजिए। जी हाँ, आपको बता दें कि मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने अपने बयान से केंद्र की मोदी सरकार को एक बार फिर असहज कर दिया है। साथ ही केंद्र सरकार पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। उन्होंने ये बयान उपराष्ट्रपति पद को लेकर दिया। सत्यपाल मलिक ने कहा कि उन्हें संकेत दिया गया था कि अगर वो केंद्र के खिलाफ बोलना बंद कर देंगे तो उन्हें उपराष्ट्रपति बना दिया जाएगा। उन्होंने कहा, मेरा कहना इसमें ठीक नहीं, लेकिन मुझे इशारे थे पहले से कि आप नहीं बोलोगे तो आपको बना देंगे, लेकिन मैं ये नहीं कर सकता। मैं जो महसूस करता हूँ वो जरूर बोलता हूँ। कांग्रेस पार्टी ने राज्यपाल सत्यपाल मलिक के बयान को आधार बनाते हुए केंद्र की मोदी सरकार को निशाने पर लिया है। कांग्रेस ने ट्वीट कर कहा, मोदी जी की रेवड़िया सरकार के खिलाफ मत बोलो, मेरे काले कारनामे मत खोलो, उपराष्ट्रपति बना दूंगा। मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने कहा, मुझे मोदी सरकार से ऑफर था कि सच बोलना बंद कर दो, उपराष्ट्रपति बना दूंगा। वाह मोदी जी वाह, आप तो बड़े कलाकार निकले हैं। जी हाँ, आपको बता दें कि देश में पेट्रोल डीजल की बढ़ी कीमतों को लेकर कांग्रेस ने एक बार फिर केंद्र की मोदी सरकार को घेरा है। इस मुद्दे पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस प्रवक्ता गौरव वल्लभ ने बीजेपी सरकार को घेरते हुए पूछा कि जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पेट्रोल डीजल के दाम कम है तो फिर देश में महंगा क्यों बेचा जा रहा है। गौरव वल्लभ ने कहा कि पेट्रोल और डीजल के दाम हमारे देश में चुनाव की तारीखों से निर्धारित होते हैं। जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतें, उससे हमारे यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं कुछ आंकड़े आपके सामने लेकर इसी मुद्दे पर उपस्थित हुआ हूँ। सारे आंकड़े भारत सरकार की समिति के हैं। पीपीएसी वो है जहाँ पेट्रोल डीजल के सारे आंकड़े दिए जाते हैं, वहाँ से सारे आंकड़े लाया हूँ। जी हाँ, आपको बता दें कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन प्रमुख और हैदराबाद सांसद असदुद्दीन अवैसी ने बिल्किस बानो मामले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी सरकार पर जोरदार हमला बोला और पूछा है कि क्या बिल्किस आपकी बेटी नहीं थी। अवैसी ने प्रधानमंत्री मोदी के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे पर भी सवालिया निशाना लगाए। एक सभा को संबोधित करते हुए अवैसी ने कहा, बीजेपी सरकार ऐसे कुत्तों को छोड़ देती है जो खवातीन का बलात्कार करते हैं। कहाँ गई बीजेपी की इंसानियत, कहाँ गया प्रधानमंत्री का बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे। जी हाँ, आपको बता दें कि दिग्गज टॉलीवुड अभिनेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री यूवी कृष्णन राजू का सोमवार को राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा। अंतिम संस्कार सोमवार दोपहर जुबली हिल्स के महाप्रस्थानम में किया जाएगा। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने अधिकारियों को राजू के अंतिम संस्कार की व्यवस्था राजकीय सम्मान के साथ करने का निर्देश दिया। मुख्यमंत्री ने मुख्य सचिव सोमेश कुमार को आवश्यक व्यवस्था करने को कहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को दिग्गज तेलुगु एक्टर और राजनेता यूवी कृष्णन राजू के निधन पर शोक व्यक्त किया है। पीएम मोदी ने ट्वीट करते हुए कहा कि यूवी कृष्णन राजू गुरु के निधन से दुखी हूँ। जी हाँ, आपको
आपको बता दें कि वाराणसी की ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी मामले पर आज 12 सितंबर को फैसला आएगा। ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी केस में वाराणसी की जिला अदालत मुकदमे की पोषणीयता यानी मुकदमा चलने योग्य है या नहीं, इस बात पर फैसला सुनाएगी। फैसला आने से पहले वाराणसी का प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट हो गया। आज वाराणसी कमिश्नरेट ने सुरक्षा समीक्षा को लेकर बैठक की गई। इस बैठक में कानून व्यवस्था की चुनौतियों से निपटने को लेकर तैयारियां पर चर्चा हुई है। बैठक में सभी धर्म गुरुओं एवं महत्वपूर्ण व्यक्तियों के साथ संवाद स्थापित करने के निर्देश दिए गए हैं। पूरे कमिश्नरेट एरिया में धारा 144 भी लागू कर दी गई है। इसी के साथ संवेदनशील इलाकों में एरिया डोमिनेशन के तहत फ्लैग मार्च एवं फुट पेट्रोलिंग के निर्देश दिए गए हैं। जी हाँ, आपको बता दें कि बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और छत्तीसगढ़ में 71 आदिवासियों की मौत के दिए गए बयान के बाद इस पर राजनीतिक गरमाई हुई है। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने बीजेपी प्रमुख नड्डा के इस आरोप पर पलटवार करते हुए कहा कि ये तो सुनने में नहीं आया, ऐसा तो नहीं कि वे कोई षड्यंत्र कर रहे हैं। दिमाग में हो कि कुछ होने वाला है तो पहले बोल दे। छत्तीसगढ़ में इस प्रकार की कोई घटना नहीं हुई। बीजेपी के शासनकाल में जरूर आदिवासियों, राजनीतिक नेता और युवा मारे गए थे। बघेल ने कहा कि जेपी नड्डा को इसके लिए माफी मांगनी चाहिए। बघेल ने नड्डा पर आरोप लगाया कि वे सफेद झूठ बोल रहे हैं। उन्होंने कहा कि नड्डा को इसके लिए छत्तीसगढ़ की जनता से माफी मांगनी चाहिए। बघेल ने कहा कि कोई इतना बड़ा झूठ कैसे बोल सकता है। बघेल ने बीजेपी की विकास ठपोरने और भ्रष्टाचार के आरोपों का भी जवाब देते हुए कहा कि पूर्व सीएम रमन सिंह और राजेश मोनक भ्रष्टाचार के प्रतीक है। बघेल ने कहा कि बीजेपी ने अपने कार्यकाल में किसानों को 300 रुपये बोनस देने का वादा किया था, लेकिन उन्होंने नहीं दिया है। जी हाँ, आपको बता दें कि बीजेपी लीडर और टिकटॉक स्टार सोनाली फोगाट की मौत मामले को लेकर रविवार को हरियाणा के हिसार में खाप महापंचायत हुई। इस दौरान फोगाट डेथ केस की जांच सीबीआई की कराए जाने की मांग की गई है। वहीं सोनाली फोगाट की बेटी यशोधरा फोगाट मीडिया के सामने आई। उन्होंने भी अपनी मां की मौत की जाँच सीबीआई को सौंपने की मांग रखी है। मीडिया कर्मियों से बातचीत में यशोधरा फोगाट का दर्द छलक पड़ा। उन्होंने कहा कि हम इस केस में सीबीआई की जाँच मांग कर रहे हैं। सरकार में अब हमारा कोई विश्वास नहीं रह गया, उनसे हमें कोई आश्वासन नहीं मिला है। जी हाँ, आपको बता दें कि महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे गुट के बीच सियासी तनाव लगातार बढ़ती जा रही। अब दोनों ही गुटों के कार्यकर्ता एक बार फिर आपस में भिड़ गए हैं। एक सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर दोनों ही गुटों के कार्यकर्ता हिंसा पर उतर आए। पुलिस ने उद्धव गुट के 30 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया, तो वहीं अब शिंदे गुट के विधायक सदा सरवनकर और उनके बेटे के खिलाफ भी दंगा और आर्म एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया है। सरवनकर के अलावा 6 अन्य लोगों के खिलाफ भी दादर पुलिस ने केस दर्ज किया है। आरोप है कि विधायक सनवाकर ने दादर पुलिस स्टेशन के बाहर फायरिंग की थी। जिन 5 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, उन्हें अदालत में पेश किया जाएगा। जी हाँ, आपको बता दें कि कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में मूसलाधार बारिश से बुनियादी ढांचे की बदहाली उजागर हो रही है। ऐसे में शहर के मौजूदा विधायक और उनके राजनीतिक दल चुनावी संभावनाओं को लेकर काफी चिंतित नजर आ रहे हैं। विधानसभा चुनाव मुश्किल से 7 महीने दूर हैं और शहर के नगर निकाय बृहत बेंगलुरु महानगर पालिका की चुनाव इस साल के अंत में होने की उम्मीद है। कर्नाटक में बारिश के दौरान बदइंतजामी का खामियाजा मशहूर आईटी उद्योग को भुगतना पड़ा। इसके चलते नागरिकों के एक वर्ग में स्पष्ट गुस्सा है, जिन्हें संकट के दौरान राजनीतिक दलों की तरफ से कोई मदद नहीं मिली। कुछ राजनीतिक पर्यवेक्षकों और पार्टी के अंदरूनी सूत्रों के अनुसार ये डर सत्तारूढ़ भाजपा के भीतर अधिक प्रतीत होता है। जी हाँ, आपको बता दें कि पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान का विमान शनिवार को दुर्घटनाग्रस्त होने से बाल बाल बच गया। तकनीकी खराबी आने की वजह से उड़ान भरने के थोड़ी देर बाद ही विमान की इमरजेंसी लैंडिंग करवानी पड़ी। स्थानीय मीडिया के मुताबिक इमरान खान गुजरांवाला में एक रैली को संबोधित करने के लिए जा रहे थे। उड़ान भरने के कुछ देर बाद ही उनका विमान संतुलन खोने लगा। इसके बाद पायलट ने तुरंत कंट्रोल टावर से संपर्क किया और इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर विमान की इमरजेंसी लैंडिंग करवाई गई। इसी तरह की पल पल की अपडेट जानने के लिए जुड़े रहे हमारे न्यूज इंडिया के साथ। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।